नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 4 जून और आज आपको पता ही होगा लोकसभा चुनावों की जो मतदान हुए उनकी मतगणना। आज उनकी जो है चुनावों की वोटिंग जो हुई थी उनकी अकाउंटिंग और कैलकुलेशन उनका आज ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनके बारे में बातचीत होगी। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल के बारे में डिस्कस होगा आज। तो सबसे पहला आर्टिकल लोकसभा चुनाव से संबंधित ही है, उसके बारे में बातचीत होगी। फिर इसरो के द्वारा डेवलप किए गए एक प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में बातचीत करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल होगा FSSAI ने जो है जितनी भी कंपनीज हैं जो कि फ्रूट जूस बेचती हैं और एक पैकेजिंग प्रोडक्ट बेचती हैं, उनमें जो 100% फ्रूट जूस लिखा होता है उस लेवल को हटाने की बात की गई है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर जो हिमाचल प्रदेश में इस साल जो है पूरी चर्चा का विषय बना रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आखिर यह फायर, ये जंगलों में आग क्यों लग रही है। और ICMR जो है उसने ओरल फार्मूलेशन, खास करके हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में जो ओरल फार्मूलेशन और बच्चों के लिए जो एक सस्पेंशन आता है, बच्चों की दवाई के लिए जो सस्पेंशन है उसको बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो वैलिडेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, खास करके सिकल सेल डिजीज के संबंध में। और एक जेम्स वेब सैटेलाइट सॉरी स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत पुरानी गैलेक्सी एक खोजी है। ठीक है, उसको खोजी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है क्लाडिया सिनबाम, उनके बारे में बातचीत करेंगे। वो हिस्ट्री में पहली बार वुमेन प्रेसिडेंट बना है मैक्सिको के। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं आज के, आज इनके बारे में बातचीत की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे 2024 के लोकसभा चुनावों में उसमें मैदान में लगभग 8,000 से अधिक जो है कैंडिडेट उतरे और उनके भाग्य का फैसला मंगलवार को यानी कि 4 जून को होने वाला है। आज वो दिन है। ठीक है, और दूसरी चीज, पूरे देश में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में कड़ी सुरक्षा की गई है वोटिंग में। वोटिंग जो हुई उसके कैलकुलेशन में, ठीक है, उनकी जो काउंटिंग हो रही है काउंटिंग में। और सोमवार को चुनाव आयुक्तों में ज्ञानेश कुमार और SS संधू जो है उनके साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया के लिए बहुत मजबूत प्रणाली मौजूद है, तो कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे देश में तकरीबन 10.5 लाख बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर 14 टेबल होंगी। ठीक है, और पर्यवेक्षक तथा माइक्रो पर्यवेक्षक भी होंगे। इस प्रक्रिया में करीब 70 से 80 लाख लोग शामिल हैं। और ये बात जो है श्री राजीव कुमार जी ने कहा। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए थोड़ा सा 2024 के लोकसभा चुनावों के संबंध में कुछ बातचीत कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोग समझ लीजिए कि ये, और ये जितने भी आंकड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक आंकड़े हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक आंकड़ों की बातचीत की जाए तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें मतदाताओं की संख्या तकरीबन 96.8 करोड़ है। ठीक है, और इस लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ मतदाता जो है वो पहली बार मतदान करेंगे। और 20 से 29 आयु वर्ग के 19.47 करोड़ मतदाता होंगे। मतलब 20 से 29 आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो 19.47 करोड़ मतदाता होंगे। तो एक प्रकार से ये देखिए कि युवा भारत, एक प्रकार से ये यूथ इंडिया का चुनाव आप मान सकते हैं कि अगर 20 से 29 वर्ष के बीच में 19.47 करोड़ मतदाता है तो ये युवा भारत इस चुनाव में बहुत धूमधाम से भाग ले रहा है। ठीक है, ये पूरा मामला है। और भारत के जो चुनाव आयुक्त ने घोषित किया 12 राज्यों में लोकसभा चुनावों के बारे में, तो उसमें महिला मतदाताओं, ऐसे 12 राज्य हैं जिसमें महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाता के तुलना में अधिक है। ठीक है, और इस लोकसभा चुनाव में 85 लाख से अधिक पहली बार मतदान करने वाली महिला अपने मत का प्रयोग करेंगी। ठीक है, कितनी, 45 लाख से अधिक महिला जो है पहली बार मत का प्रयोग करेंगी। ठीक है, और 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें से 10.5 लाख मतदान केंद्र हैं, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी होंगे और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख EVM मशीन, 4 लाख वाहन होंगे टोटल। और मतदाता श्रेणियों में जो वृद्धि, लगभग 82 लाख दिव्यांगजन शामिल हैं, 2.2 लाख 100 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति शामिल हैं और 48,000
थर्ड जेंडर के लोग शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा जो मतदाता सूची है उसके समावेशन का एक प्रकार से ये प्रकटन है, मतलब समावेशी मतदाता सूची है, जो कि निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दिखा रहा है कि उन्होंने सबको इसमें शामिल किया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक मामला है, ठीक है। अब अगर भारतीय आम चुनावों की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े आम चुनावों में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी आंदोलन आप इसको बोल सकते हैं, मूवमेंट है। और सामग्रियों का इस्तेमाल अगर की जाए, उसके बारे में बात की जाए, तो भी इस आधार पे आप इसको पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए हमको 55 लाख ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल करना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के अनुसार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें 543 सीटों के लिए चुनाव होगा। यह चुनाव, अभी तो आप समझ रहे हैं कि चुनाव हो चुका है, सभी 7 चरणों का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, ठीक है। और इसमें टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया। और चुनाव जो है 19 अप्रैल से शुरू है और मतगणना जो है वो 4 जून को हो रही है। आज ही तो 4 जून है और आज ही मतगणना संपन्न होने के कगार पर है। अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण मामले जो कि इस 2024 चुनाव के सेंटर या केंद्र में रहेंगे, उनमें आप समझ सकते हैं 370 का उन्मूलन हुआ, धारा 370 समाप्त हुई। अयोध्या में भगवान राम के हिंदू मंदिर का निर्माण तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण एग्जीक्यूशन ने ऐतिहासिक घटनाओं का एक जो कालक्रम निर्धारित किया, उसके बाद यह पहला आम चुनाव है। और इस मौजूदा चुनाव में जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ साथ हो गए, मतलब संपन्न हुए। और साथ ही 16 राज्यों की 35 सीटों के लिए उपचुनाव भी हो गए, ठीक है। ये सारी समस्याएं जो है, सॉरी, ये सारे कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुए, ठीक है। आगे समझते हैं। अब इसरो के बारे में बातचीत करते हैं कि इसरो में एक नया प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, खास करके एरोडायनेमिक डिजाइन के लिए, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि भारतीय अनुसंधान जो संगठन है उसने एरो स्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, जिसका आप शॉर्टकट में नाम समझते हैं प्रवाह, ठीक है, इसको क्या आप बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवाह। यह पैरेलल RANS सॉल्वर नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया है। अब थोड़ा प्रवाह के बारे में समझ लेते हैं, आखिर प्रवाह है क्या। प्रवाह इसरो के जो है विक्रम साराभाई सेंटर में विकसित किया गया था, जो कि एरो स्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की दक्षता, भारत की कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। यह लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है, लॉन्च वाहनों और जो पंख वाले और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहन, इनको क्या बोलते हैं? री एंट्री व्हीकल्स, REV, ठीक है, जिनका दोबारा प्रवेश किया जा सकता है। मतलब एक बार जब ये ऊपर जाते हैं तो वापस इनका यूज कर सकते हैं हम। मतलब जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट लॉन्च किया गया, तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल होता है ना, जिस पर वो रॉकेट जाता है उसको हम व्हीकल बोलते हैं। तो जब वो स्पेस में चला जाता है तो दोबारा उसका यूज करेंगे, वापस धरती पर आएगा तभी तो इसलिए इसको हम बोलते हैं री लॉन्च व्हीकल, RLV। री लॉन्च व्हीकल जो होता है उनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि ये जो प्रवाह है, यह लॉन्च वाहन, पंख वाले लॉन्च वाहन और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों सहित एरोस्पेस वाहनों पर बाहरी और आंतरिक दोनों प्रवाहों का अनुकरण करता है, इसको सिमुलेशन करता है। और यह वाहन के प्रदर्शन और सुरक्षा को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण कई विन्यासों का मूल्यांकन करके उनको कंप्यूटर प्रारंभिक वायु गतिकी की डिजाइन अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि उनके ट्रैवल करने का जो एक प्रकार से जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसको और आसान बनने में, उसको और आसान करने में मदद करता है, ठीक है। ये जो CFD है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, इसकी जो भूमिका है वह CFD गवर्निंग समीकरण, जो इक्वेशंस हैं, उनको हल करने में एरोडायनेमिक और एरोडायनेमिक वेट जो है उनकी भविष्यवाणी करने में बहुत मदद करता है। मतलब आगे क्या होने वाला है या उसमें क्या बदलाव किया जाए, जो भी ट्रेवलिंग होती है, खास करके लॉन्च व्हीकल्स की, उनके बारे में बहुत ही शानदार काम करता है। और दूसरा चीज यह है, अगर यह एक मेच्योर तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ इस सॉफ्टवेयर, तो ये हाई प्रेशर और तीव्र ताप प्रवाह जैसी एरोस्पेस चुनौतियों का भी समाधान करता है। मतलब कि आप देखते होंगे जब भी एरोस्पेस, खास करके स्पेस में कुछ चीज छोड़ी जाती, कोई सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि रास्ते में वो क्रैश हो जाता है, इतना दबाव पड़ता है या इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे क्या हो जाता है, उससे रॉकेट जो है वो क्रैश हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए इस प्रकार के जो प्रवाह नामक एक
सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया गया, वो बहुत मदद करता है ऐसे सारी कैलकुलेशंस को सही ढंग से करने में। तो गगनयान कार्यक्रम में जो इंटीग्रेशन हुआ है, तो प्रवाह जो है गगनयान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह HLVM-3 क्रू स्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल सिस्टम जैसे मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल्स के वायु गतिकी विश्लेषण की भी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी और सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। सीपीयू और जीपीयू आर्किटेक्चर दोनों का लाभ उठाने के लिए यह डिजाइन किया गया और भविष्य की सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ साथ यह उनके साथ संगतता सुनिश्चित करता है, मतलब उन्हीं के साथ साथ चलता है और शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये पूरा प्रवाह अपने आप में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए अब अगला जो FSSAI ने जो अपना निर्णय दिया है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने सब खाद्य व्यापार संचालकों को यह कहा, निर्देश जारी किया है कि जितने भी वे पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस वाला कोई भी वो विज्ञापन या उसका कोई लेबल लगाते हैं, उनको वो तत्काल प्रभाव से हटा दे। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे जूस के ऐसे पैकेजिंग देखा होगा और उस पर ऐसे लिखा होता है 100% फ्रूट जूस। ठीक है, ऐसा लिखा होता है 100% फ्रूट जूस, और आपको भी पता है कि वो 100% फ्रूट जूस तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको हटाने की बात की है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जांच के बाद, बहुत गहन विश्लेषण और जांच के बाद FSSAI अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये जो भी लेबल्स हैं, ये जो भी 100% फ्रूट जूस के लेबल्स हैं, वो खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन विनियम 2018 के अनुसार 100% दावा करने का उनको उनमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ऐसे दावे जो हैं वो क्या है, वो भ्रामक है। वो सिर्फ ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को भ्रम लाने के लिए ऐसे जो है क्या कहते हैं दावे किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य घटक होता है वो पानी है। ठीक है, तो प्राथमिक घटक केवल सीमित सांद्रता में मौजूद है। इसका मतलब है कि ऐसे आप मान सकते हैं कि 70% पानी होता है उसमें और 30% फ्रूट जूस होता है। ठीक है, अब देखने में तो वो पूरा कलरफुल लगता है, देखने में पूरा क्या होता है, पूरा जूसी लगता है, लेकिन वो 100% फ्रूट जूस ना होकर के 30% होगा, 40% हो सकता है। आप घर में खुद ही जब मैंगो का जूस बनाते हैं तो आप उसमें पानी भी मिलाते हैं। ठीक है, आप उसमें वाटर मिलाते हैं, शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंगो ऐड करते हैं और वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है मैंगो जूस। तो क्या वो 100% मैंगो जूस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें जो वाटर का खास करके प्राइमरी कंपोजिशन है उसकी मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको हम FSSAI बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए। यह जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त, इसको ऑटोनोमस बॉडी आप बोल सकते हैं, स्वायत्त निकाय है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो FSSAI एक्ट 2006 के तहत किया गया था, और यह भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है, एक एक्ट है। और इसका विजन क्या है? यह नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, बीमारियों को रोकने और स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम बनाकर एक नए भारत के निर्माण का, अब एक नए भारत का निर्माण करना, ये उसका मुख्यतः उद्देश्य आप कह सकते हैं। इनका मिशन क्या होता है? भोजन के लिए वैश्विक रूप से मानक निर्धारित करना, मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है फूड के लिए, वो मानक निर्मित करना है, उनको निर्धारित करना, तथा खाद्य व्यवसायों को उन मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जितने भी खाद्य व्यवसाय, जो खाद्य कंपनियां जो फूड बनाती हैं, फूड का प्रोडक्शन करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, उनसे ये बोलना कि आप जितना भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करिए, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्वच्छता को भी ये ध्यान में रखने की, तथा स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने का, और अंततः नागरिकों को सुरक्षित और सही भोजन तक पहुंच प्रदान करने का यह काम करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए, आपको FSSAI का एफ FSSAI का लोगो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं फॉरेस्ट फायर, जो कि हिमाचल प्रदेश की बात है। तो हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबा जो सूखा मौसम चला, इसको हम बोलते हैं ड्राई स्पेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्राई स्पेल। और असामान्य उच्च तापमान, मतलब वहाँ का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, वो थोड़ा एवरेज टेम्परेचर से 3-4 डिग्री सेल्सियस जो है ज्यादा रहा। ठीक है, 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। उससे क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग को बढ़ावा मिला। ठीक है,
इससे कई हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर जो है बर्बाद हुआ, तथा उससे बायोडाइवर्सिटी और जंगल पारितन, जिसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं, उसका बहुत भयंकर नुकसान हुआ। अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 1318 जंगली आग की घटनाएं पूरे वर्ष में दर्ज की गई, तथा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और सूखे मौसम की वजह से राज्य सरकार को जंगली आगों की जो घटनाएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जंगली आग की जो घटनाएं वो अधिकतर आप देखेंगे जो सर्किल है, जो फॉरेस्ट सर्किल है, खास करके शिमला, चंबा, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू मंडी, रामपुर तथा ग्रेट हिमालयन जो एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर आपको ये घटनाएं ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, इससे करीब 12,718 हेक्टेयर प्रभावित हुआ, और जिसमें से तकरीबन 2789 हेक्टेयर प्लांटेशन जो है उसका नुकसान हुआ है, जो कि अगर हम पैसे में इसको गिने तो इसका वैल्यू आता है 4.68 करोड़। और जून का जो आने वाला महीना, खास करके 4 जून से जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसकी वजह से बारिश होगी और तापमान में कुछ कमी आने की जो है गुंजाइश है, जिससे थोड़ा राहत राहत जो है मिलेगी, जिससे जंगलों की आग पर छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है उसको समझिए। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर के क्षेत्र में उत्पन्न होता है, एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में, जैसे अगर मान लीजिए ये ये ऐसा करके अगर आप भारत को समझते हैं तो ये जो एरिया है इधर का, यहाँ से आता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तरी पश्चिमी भागों से अचानक सर्दियों की बारिश होती है। ठीक है, ठंडी बारिश होती है, कोल्ड रेन, जिसको ठंड सर्दी बारिश बोलते हैं, तो इससे पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाना जाता है। यह एक गैर मानसूनी वर्षा होता है, ठीक है, जो कि पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होता है, और यह किसी भी मौसम में हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये मानसून ही हो। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय तूफान एक वैश्विक घटना है। यह घटना आमतौर पर वायुमंडल के ऊपरी परत में नमी ले जाती है, और उनके उष्णकटिबंधीय समकक्षों के विपरीत, जहां नमी वायुमंडल की निचली परत में ले जाई जाती है। अगर भारतीय महाद्वीप के मामले में देखा जाए तो जब तूफान प्रणाली हिमालय या हिमालयी क्षेत्र से टकराती है तो नमी कभी कभी क्या होती है, बारिश के रूप में बहा दी जाती है। ऐसे पत्थर पर्वतों से जब टकराती है तो वो बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है, और इससे थोड़ा सा मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी पर जो है, और किसके रूप में होता है, एज ए सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे अगर आप ऐसे पृथ्वी बना दें तो ये 20 नॉर्थ ऑनवर्ड होता है, मतलब 20 नॉर्थ। ठीक है, 20 नॉर्थ, ठीक है, उस पर ये होता है। उसके बाद ये कहाँ ट्रेवल करता है, ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और सम टाइम यह नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब कुछ टाइम पर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाता है। और इसका जो नेचर है, ये लो प्रेशर और मॉइस्चर जो है यूरेशियन वाटर बॉडी से उठाता है, और इधर आकर, जैसे मान लीजिए अगर इसको हम भारत समझें और ये पूरा एरिया है मेडिटेरेनियन सी और ये कैस्पियन सी का, तो वहां से उठाता है लो प्रेशर में। ठीक है, वहां के वाटर बॉडी से पानी उठाता है और यहाँ लाकर ये गिरा देता है। इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा आईसीएमआर के बारे में समझ लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने भारत में सिकल सेल रोग जो है उसके इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया जो यूज होता है उसका कम खुराक, मतलब अधिक, खास करके इसका हम इस्तेमाल करते हैं 250 mg में इस्तेमाल करते हैं, या 500 mg में इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ये इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं तो बड़ों लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें बच्चों के लिए, अगर बच्चों को सिकल सेल रोग के लिए बच्चों को अगर ऐसी दवा का यूज करना होगा तो उनके लिए तो कम डोज का बनाना पड़ेगा ना, उनके लिए सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। उसी के बारे में एक बैठक बुलाई गई आईसीएमआर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने जो है संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण के लिए पात्र संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति, जिसको आप बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी बात की। ठीक है, ये एक प्रकार का समझौता है कि कैसे हम कम मात्रा मतलब कम डोज वाले दवाई बनाएं, कम डोज की दवाई बनाएं। ठीक है, कम डोज की दवाई बनाएं तो बच्चों के लिए भी तो कारगर होगी वो दवा। बस इस पूरे आर्टिकल का उद्देश्य यही है। तो दक्षिण एशिया में सिकल सेल रोग जो है वो सबसे ज्यादा प्रसार उसका कहाँ है,
उसका भारत में है। और देश में इस बीमारी से पीड़ित तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि भारत में ज़्यादातर दवा कंपनियां क्या करती हैं, 500 mg के कैप्सूल या 200 mg टैबलेट जो है हाइड्रोक्सी यूरिया की बेचती हैं। ठीक है, लेकिन इलाज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो बाल रोगी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके मामले में अगर प्रभावी उपयोग किया जाए तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमको उनको किसके रूप में देना पड़ता है, हमको उनको सस्पेंशन के रूप में छोटे मात्रा में देना पड़ता है, और इस रूप में ये दवा उपलब्ध नहीं है। तो आईसीएमआर का जो मीटिंग करने का मेन उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करते हैं और कम मात्रा में, कम डोज में अगर सस्पेंशन बनाते हैं तो जो बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगा। ठीक है, अब आईसीएमआर सिकल सेल रोग जो है हीमोग्लोबिन के सबसे आम मोनोजेनिक विकारों में से एक है। और ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है एक माइलोप्रेसिव एजेंट है, जो कि सिकल सेल रोग और थैलेसेमिया रोगियों के लिए बहुत ही प्रभावी दवा है, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब काम करती है, बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं उसका। अब थोड़ा सा सिकल सेल डिजीज के बारे में समझ लीजिए। सिकल सेल डिजीज जो है एक वंशानुगत रोग है। ठीक है, वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी रोग है, मतलब पेरेंट से वो ऑफ स्प्रिंग या बच्चों में फैलने वाला रोग है। तो ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता हो, उसको हम बोलते हैं वंशानुगत रोग। ठीक है, तो एक लाल रक्त कोशिका का रोग है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, लाल लाल रक्त कोशिका में कुछ समस्या आ जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो आरबीसी है उसका मेन काम क्या होता है, उसमें होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से जो है ले जाता है। और स्वस्थ आरबीसी जो है उनका आकार क्या होता है, स्वस्थ आरबीसी जो होती हैं उनका आकार होता है गोल। ठीक है, वो सर्किल होती हैं या स्फेरिकल शेप में होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब सिकल सेल डिजीज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार से असामान्य हो जाता है, मतलब जितनी उनकी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा होती नहीं। और जो ये क्या कहते हैं, जो ये ब्लड होती है, जो आरबीसी होती है, ठीक है, इसका आकार गोला ना होकर के इसका आकार हो जाता है हंसिए के जैसा। जैसे जो हंसिया नहीं होता है, खेत में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में धान वान काटते हैं तो उसमें हंसिए का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हंसिया का ऐसा आकार हो जाता है, इसलिए हिंदी में इसको हम बोलते हैं हंसियाकार रोग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसियाकार रोग। तो हंसिया जैसा हो जाता है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन को शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। ठीक है, उसमें कमी आती है, तो इस ये जो कमी आती है इसी वजह से ये रोग पैदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये जो आरबीसी कठोर और चिपचिपी हो जाती है और उसका आकार कैसा हो जाता है, खेत के औजार की तरह दिखता है, जिसे हम सिकल कहते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होता है, सिकल सेल के लक्षण जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा, सिकल सेल के जो लक्षण है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर क्रोनिक एनीमिया है तो उसमें थकान होगी, क्रोनिक एनीमिया का जो लक्षण है उसमें आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, पीलापन होगा, तथा दर्दनाक कुछ दर्द होगा, जैसे कि हड्डियों में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, हाथ और पैरों में अचानक से और तेजी से दर्द हो सकता है। ठीक है, और ये देरी से विकास और मतलब प्यूबर्टी, मतलब आपका डेवलप ग्रोथ, आपके शरीर का ग्रोथ और आपके जो यौवन का विकास होता है, खास करके प्यूबर्टी, ठीक है, वो बहुत स्लो कर देता है ये। ठीक है, ये पूरा मामला है आपका एससीडी का। ठीक है, अब आईसीएमआर के बारे में समझ लीजिए। आईसीएमआर जो है इसको हम बोलते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आईसीएमआर। ये क्या है, यह जैव चिकित्सा अनुसंधान को तैयार करने, समन्वय करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, खास करके जैव चिकित्सा, बायो मेडिकल और उसमें रिसर्च करने का काम करती है खास करके। और ये भारत की रिसर्च करने की, मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने की सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन हुआ था 1911 में, लेकिन जब इसका गठन 1911 में हुआ था तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इसको हम इरफा कहते हैं। ठीक है, जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम शुरू में आईसीएमआर नहीं था, शुरू में इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, और 1949 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आईसीएमआर। ठीक है, 1949 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब भारत की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन थी, जिसको हम बोलते हैं कोवैक्सीन, ठीक है, इसका निर्माण, इसका डेवलपमेंट भारत बायोटेक ने किया। भारत बायोटेक ने किसके साथ मिलकर, आईसीएमआर के सहयोग से किया। ठीक है, ये तो आपका है। आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि यह भारत सरकार, जो भारत सरकार है वो आईसीएमआर को क्या देती है, फंड देती है। भारत सरकार आईसीएमआर को फंड देती है और यह स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है,
इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह ना तो कोई वैधानिक निकाय है, सीधी बात समझिए, ना तो कोई वैधानिक निकाय है और ना ही कोई नियामक निकाय, मतलब ये न तो किसी के ऊपर रेगुलेशन लगाता है, न तो ये वैधानिक निकाय है। एक्चुअली में यह रिसर्च करने का काम करती है, सीधी बात समझिए, ये रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का काम करती है, खास करके मेडिकल फील्ड में, ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री करती है, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक संस्था है, उसका नाम है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, CTRI, ठीक है। यह इसकी क्या करता है, मेजबानी करता है, होस्टिंग करता है, और जिसकी स्थापना 20 जुलाई 2007 को हुई थी, ठीक है। भारत में किए जा रहे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मतलब जितनी भी दवाएं हैं उनका जो ट्रायल होता है, उनके पंजीकरण करने के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है ये। और 15 जून 2009 को, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं 15 जून 2009 तक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री एक स्वैच्छिक उपाय था, मतलब ऑटोनोमस, एक प्रकार से अपनी इच्छा से काम करने वाला सॉल्यूशन था, जिसके बाद वह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CTRI में ट्रायल पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। मतलब क्या होता था, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो ट्रायल पंजीकरण को CTRI में जो है आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये है, यह पहले प्रतिभागी के नामांकन से पहले क्लिनिकल ट्रायल के पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है, मतलब हमेशा ये क्लिनिकल ट्रायल करवाता है। जैसे दवाएं जो बनती हैं, अगर उनका क्लिनिकल ट्रायल ना हो, मतलब ह्यूमन पर उपयोग ना हो, या पता ना लगाया जाए कि वो मानव पर कैसा असर करेंगी, तो उन दवाओं का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनका क्लिनिकल ट्रायल करवाना जरूरी है। यह 1913 से ही इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च नामक एक मैगजीन प्रकाशित करता है। ICMR का जो एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, और तमिलनाडु के कुन्नूर स्थित पास्चर इंस्टीट्यूट में बेरी बेरी इंक्वायरी के रूप में की गई थी, ठीक है। सर रॉबर्ट मैक्ट्राइसन, इन्होंने बेरी बेरी जांच इकाई के संस्थापक थे, जिन्हें अब NIN के नाम से जाना जाता है। मतलब NIN का जो पहला पूर्व नाम था वो NIN था, ठीक, सॉरी बेरी बेरी था। अब भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो ICMR के शासी निकाय की अध्यक्षता करते हैं। मतलब जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है ICMR का, उसके अध्यक्ष होते हैं। और DHS जो है, ड्रग हेल्थ सर्विस, या DHS जो है, उनके जो सचिव हैं वो प्रोफेसर बलराम भार्गव ICMR के महानिदेशक हैं। और ICMR के अंतर्गत 27 संस्थान, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल है, ठीक है। ये पूरा मामला ICMR का हो गया, ठीक है। अब JWST स्पोर्ट्स ओल्डेस्ट गैलेक्सी, मतलब JWST जिसको हम बोलते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने क्या किया है, ये बहुत पुराने गैलेक्सी को इसने खोज किया है, ठीक है। और यह जो गैलेक्सी है, ये पुरानी ज्ञात आकाशगंगा को देखा तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से इसको पता चला, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकीली है, और बहुत बड़ी है, ठीक है। क्योंकि यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में बनी थी, जब इसका स्टार्ट हुआ था, और अभी इसकी जो एज है, वो इसकी मतलब स्टार्टिंग एज का सिर्फ 2% है, मतलब अभी बहुत टाइम है इसके लिए। और ये जो गैलेक्सी की खोज हुई है वो महत्वपूर्ण है। गैलेक्सी जो खोजी गई उसका नाम है GS-Z14O, ठीक है। यह आकाशगंगा 1700 प्रकाश वर्ष चौड़ी है, ठीक है, 1700 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और दूसरी चीज समझिएगा, इसका जो द्रव्यमान है वो हमारे सूर्य के आकार के 500 मिलियन तारों के बराबर है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब जितना बड़ा सूर्य, जितना सूर्य का तापमान है, उतने 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ तारों के बराबर है। और तेजी से बहुत नए तारों का निर्माण करता है, जैसे लगभग हर साल 20 तारों का निर्माण करता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आकाशगंगा आपको दिखाई पड़ रही है, इसी का नाम है GS-Z14O, ठीक है। इसको किसने खोजा है, इसको खोजा है JWST ने, ठीक है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में समझिए। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, यह बहुत बड़ी खोज है खगोल भौतिकी में, एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बड़ी खोज है ये। और यह 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है, जो अगले दशक के लिए प्रमुख अंतरिक्ष आधारित वेधशाला के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब आज का जो अंतिम आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज का जो अंतिम आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि क्लाउडिया शिनबाम, जो कि मेक्सिको की अभी नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं, यह मेक्सिको के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है इनका, क्लाउडिया शिनबाम।
और निवर्तमान मतलब वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये है प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। अभी मौके पर ये प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको हैं, तो इनका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है। ये 2018 से जो है प्रेसिडेंट थे, तो 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और वो दोबारा री इलेक्ट नहीं होते, दे री इलेक्ट कैन नॉट री इलेक्टेड, मतलब दोबारा उनका चुनाव नहीं हो सकता, मतलब केवल एक बार चुने जाते हैं। ठीक है, ये मामला है। तो जो ओब्राडोर साहब हैं, इन्होंने क्लाउडिया शिनबाम को जो है बधाई दी है। ठीक है, और यह मैक्सिकन, यही बात मैंने बताई, मैक्सिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष हो रहा है और उन्हें दोबारा नहीं चुना जा सकता। ठीक है, और जो मौके पर जो चुनी गई है राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम, उन्होंने कहा है कि वो मैक्सिको में असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं, सरकार की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया करके चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि यूपीपीएससी का जो है कैलेंडर आ गया, जिसमें यूपीपीएससी प्री की जो परीक्षा है वो 27 अक्टूबर को निर्धारित है। तो अब से आप जाग जाइए और इसके पीछे लग जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।